हाय। आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा सेल्स के बारे में, कोशिका के बारे में। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कोशिका बहुत कठिन चैप्टर है सर, इसका लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको एक सरल तरीके से, एक सरल ट्रिक से आपको कोशिका के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। आशा करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्स क्या है? हमारे शरीर का या किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों के जो शरीर होते हैं, जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है, उस बॉडी स्ट्रक्चर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका। अब इस कोशिका का निर्माण, जैसे कि साधारण तरह से समझ लीजिए कि जैसे किसी भवन का निर्माण कर रहे हैं हम, तो उस भवन की सबसे छोटी इकाई ईंट होती है। ठीक है। अब कई सारी ईंट, बहुत सारी ईंट जुड़ के जो है दीवार का निर्माण करती हैं। अब इस दीवार से जो कमरा बनता है, कमरा से जो है कई कमरों को मिला के घर बनता है। सेम इसी तरह हमारे शरीर का निर्माण जो है सेल्स से होता है। सेल्स जो है किसी भी जीवधारी की या पेड़ पौधों के शरीर के संरचनात्मक इकाई होती है, सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है। आइए इसको समझते हैं कैसे है। यहाँ पर दिया है कि देखो, जो सेल्स होता है ना, कोशिका का साइटो कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोशिका को साइटो कहते हैं। और जो सेल्स कोशिका का अध्ययन होता है, इसे साइटोलॉजी कहते हैं। तो और इसका जो है सेल्स की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। और लाइव सेल की खोज जो है एंटी न्यूमैन लीवेनहॉक किए थे। इसका सिद्धांत किसने दिया था? लाइडेन स्वान दिए थे। ठीक है। और सबसे छोटी सेल जो होती है वो उसे माइटोप्लाज्म कहते हैं, माइकोप्लाज्म। और बिग सेल कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी जो सेल्स कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। ठीक है। अब मानव में जो सबसे छोटी होती है, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? वो मानव का स्पर्म होता है। ठीक है। और सबसे बड़ी जो है अंडाणु होता है। और सबसे लंबी कोशिका, ये हमारे दिमाग है ना, हमारे दिमाग में न्यूरॉन सेल्स पाए जाते हैं। वही न्यूरॉन सेल्स सबसे लंबे होते हैं। अब देखो, बड़ी और लंबी में अंतर है। जैसे क्या है कि कोई चीज़, जैसे खंभा है, वो खंभा लंबा है। और कोई चीज़, जैसे ये मकान है, मकान बहुत बड़ा है। तो बड़ा और लंबा में अंतर समझिए। तो सबसे छोटी कोशिका स्पर्म में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका मानव स्पर्म में, और सबसे बड़ी अंडाणु में पाई जाती है। और सबसे लंबी जो है न्यूरॉन्स, ये ब्रेन की सेल्स में पाई जाती है। ठीक है। अब जैसे कोई भी, किसी भी सेल्स जो होती है वो, उसमें झिल्ली पाई जाती है। भाई, सेल्स को रहने के लिए कोई एक पर्टिकुलर स्थान चाहिए, तो उसको जो सेल होता है उसमें एक झिल्ली होती है। झिल्ली के आवरण में वो सेल पैक होता है। तो उस झिल्ली को कोशिका झिल्ली या कोशिका प्लाज्म कहते हैं। ठीक है। तो ये कोशिका झिल्ली होती है। पौधों में दोहरी झिल्ली होती है। अब जैसे क्या है कि पौधों की कोशिकाएं क्या है? सेलुलोज की बनी होती हैं। और जीव जंतुओं की, जैसे हमारी शरीर की कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती हैं। तो अब जब सेलुलोज की जो बनी कोशिकाएं होती हैं वो थोड़ा वजनी होती हैं। अब किसी वजनी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि हम बाजार से सब्जी लाते हैं और सिंगल पन्नी का इस्तेमाल तभी करते हैं जब वो चीज़ हल्की हो। लेकिन अगर समान वजन है तो वो दुकानदार हमें डबल पन्नी थमा देता है कि आप ऐसे ले जाइए, सुरक्षित रहेगी। तो जो पौधों में कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें दोहरी झिल्ली होती है। एक को झिल्ली और एक को कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है। तो पादप कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली और पादप कोशिकाएं सेलुलोज की बनी होती हैं, और जंतु कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे पढ़ाते हैं। अब आगे ये कोशिका किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है इसका अध्ययन करेंगे। बहुत टफ नहीं है, बहुत केयरफुली सुनिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये कोशिका है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि पौधों में जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार चौकोर होता है,
और जंतुओं में, जीव जंतुओं में जो है कोशिका का आकार गोल होता है। ठीक है, जैसे हम सपोज दैट इस चीज को मान ले रहे हैं, ये कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली हमने बना दिया है। अब कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं? कोशिका में 8 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के जो है टिश्यूज पाए जाते हैं, 8 प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे पहला चीज क्या पाया जाएगा, पहले देख लीजिए। जैसे किसी भी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एक तत्व होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो अपना अलग ही काम करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे ऐसे फेफड़े से हवा भरे, फेफड़ा जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया और वो ऑक्सीजन हमारे हार्ट में गया। अब उस हार्ट से जो है बाएं नीले के द्वारा, महाधमनी के द्वारा जो है हमारा शरीर जो है क्या करता है, ब्लड पंप करता है, पूरे शरीर में ब्लड जाता है। अब ब्लड में ऑक्सीजन घुल जाता है, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े में ऑक्सीजन घुल लिया, अब वो जो है धमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है। अब उस ब्लड को, ऑक्सीकृत ब्लड को जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ से ऑक्सीजन को सोखता है और उस ऑक्सीजन का 34 एटीपी क्रिस्टी चक्र चलाकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। अब जब ग्लूकोज का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करता है तो ये ग्लूकोज का निर्माण जो है पूरे, अब ग्लूकोज का निर्माण शरीर में क्यों होता है? शरीर को एनर्जी प्राप्त प्रदान करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत करके और जो है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज, बस इसका माइटोकॉन्ड्रिया का इतना ही काम है कि ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत करके 34 एटीपी का क्रिस्टी चक्र चला के ऑक्सीजन को जो है ग्लूकोज में बदलता है। इसका इतना काम हो गया। मतलब कि जो शरीर को एनर्जी चाहिए उसका निर्माण जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। अब हमारे शरीर को जो एनर्जी है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का निर्माण हो गया तो वो तो ठीक है, एक बात समझ में आती है, लेकिन हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए। अब पूरे शरीर को एनर्जी प्रदान करने वाला चाहिए, कौन एनर्जी लेके जाएगा पूरे शरीर में? तो उसका काम कर देता है गाल्जी काय। गाल्जी काय पूरे शरीर में एनर्जी का परिवहन करता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि कोशिका जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो शरीर का पावर हाउस है और गाल्जी काय शरीर का परिवहन विभाग है। मतलब जो भी एनर्जी हमें चाहिए शरीर में, जहाँ भी जिस अंग में भी चाहिए, उस अंग में एनर्जी को पहुंचाने का काम गाल्जी काय करता है। बात समझ में आ गई? अब गाल्जी काय जो है परिवहन कर दिया एनर्जी का। अब यहाँ पर एक आता है रसधानी, वैक्यूल्स जिसे कहते हैं। अब रसधानी का काम क्या है? ये सब कोशिका के अंदर ही रहता है। जब आप कोशिका का बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे तो उसमें ये सब सारी चीज़ें पाएंगे। एक सिस्टम से आपको बता दे रहा हूँ, इससे समझ में आ जाएगा। अब रसधानी का काम क्या है? नाम से ये स्पष्ट है कि रस भरा हुआ है। तो जो हमारे शरीर में पानी होता है, पानी का संतुलन बनाने का काम जो है इस वैक्यूल का या रसधानी का होता है। बात समझ में आ गई? रसधानी का काम शरीर में जो है पानी की मात्रा को बनाए रखने का है। आगे चलते हैं। आगे पाया जाता है हमारे शरीर में, आगे जो पाया जाएगा सेंट्रोसोम। क्या पाया जाएगा? सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? हमारे शरीर में सेंट्रोसोम का काम कोशिका विभाजन का होता है। जैसे कहीं पर चोट लग गई तो हमारा देखते हैं कि कहीं पर चोट लग जाती है तो वहाँ जख्म बन जाता है, मतलब वहाँ की कोशिका जो है डैमेज हो जाती है, मर जाती है। अब मरी हुई के कोशिका का कोशिका विभाजन करके उसकी जगह पर नई कोशिका का निर्माण जो है सेंट्रोसोम करता है। तो हमारे पूरे शरीर में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसके कारण से शरीर के घाव को, शरीर का घाव भर जाता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम का काम क्या हो गया? कोशिका विभाजन का काम। अब आता है आगे अंतःप्रदब्बी जालिका। अंतःप्रदब्बी जालिका, इंटररेटिकुलम।
ये अंतःप्रदब्बी जालिका क्या है? अंतःप्रदब्बी जालिका हमारे शरीर में जो कोशिका होती है उसको ढांचा प्रदान करता है। कंकाल जो है एक प्रकार से कोशिका का कंकाल है ये ये अंतःप्रदब्बी जालिका। तो ये कोशिका का कंकाल है। ये क्या करता है? इसी के ऊपर जो है राइबोसोम पाया जाता है। इसी के ऊपर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है, जो प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इंटररेटिकुलम पे जो है क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण कर देता है। इसी पे एक मतलब प्रोटीन भी दो तरह का, प्रोटीन और वसा दोनों का निर्माण करता है। इंटररेटिकुलम पर दोनों का निर्माण होता है। एक तरफ प्रोटीन होता है, एक चिकना भाग होता है, उस पर वसा का निर्माण होता है। तो ये इसका काम हो गया। आगे है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? अब इसका समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। लाइसोसोम एक प्रकार से इस कोशिका में एडमिन का काम करता है। मतलब अगर इसमें ये जो तत्व हैं, इसमें अगर कोई भी गलती करता है तो उस पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है? नियंत्रण रखने का काम न्यूक्लियस करता है, लाइसोसोम नहीं करता। लाइसोसोम दंड विभाग है। मतलब अगर कोई गलती करता है तो उसको दंडित करने वाला काम जो लाइसोसोम करता है। और न्यूक्लियस क्या करता है? इन सब पर नियंत्रण रखता है, केंद्रक। तो केंद्रक जो है इन सब पर नियंत्रण रखता है। अगर कोई गलती करता है तो उसको दंड देने का काम लाइसोसोम का है। और दंड कैसे देता है? जब कोई भी सेल्स डैमेज हो जाती है तो वहां पर जल अपघटक छिड़कता है। जल अपघटक छिड़कने के बाद वो कोशिका मर जाती है। अब सेंट्रोसोम का दायित्व तो बन जाता है कि उस मरी हुई कोशिका को कोशिका विभाजन के द्वारा दोबारा से उस पर नई कोशिका का निर्माण किया जाए। तो लाइसोसोम अगर नहीं रहेगा तो कोशिकाएं सड़ जाएंगी, जो है घाव भरेगा नहीं, क्योंकि उस पर जल अपघटक के द्वारा वो खत्म हो जाती है वो सारी सेल्स, और उस पर सेंट्रोसोम वर्क करके नई कोशिका ला देता है। तो अब ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों पर कंट्रोलिंग किसकी होती है? ये न्यूक्लियस की। ये देखता रहता है कि कौन गलती कर रहा है, कौन नहीं गलती कर रहा। अगर जो भी सही से काम नहीं, शरीर में जो भी चीजें सही से नहीं काम करेंगी तो वो तुरंत इसको बताता है, लाइसोसोम को ये बताता है। न्यूक्लियस लाइसोसोम को बताता है कि ये चीजें अपने प्रॉपर काम नहीं कर रही। तो लाइसोसोम क्या करता है कि अगर नहीं सही से काम करता है तो उसको उस पर जल अपघटक छिड़क देता है, तो वो डेड हो जाता है। अब जब ये सेल्स डेड हो जाते हैं तो तुरंत उसमें से सेंट्रोसोम निकल के क्या करता है? नई कोशिका बना देता है। कोशिका विभाजन करके उस घाव को भर देता है। और एक दूसरी चीज है कि हमारे जो दिमाग में है, दिमाग में लाइसोसोम ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब दिमाग में चोट लग जाएगी तो ठीक नहीं होगा। पुलिस कहती है कि आप गाड़ी पर बैठते हो तो हेलमेट लगाया करो, जरूर हेलमेट लगाया करो। वो इसीलिए कहती है क्योंकि अगर दिमाग में चोट लग गया तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता, आपका घाव भरेगा ही नहीं और आदमी या किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाएगी। और इसमें कुछ भाग में जो है गैलियम सेल्स पाए जाते हैं जिसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं हालांकि। और इसी गैलियम सेल्स में जो है ट्यूमर होता है। तो ट्यूमर जो है उसी गैलियम सेल्स में होता है। हालांकि जब ट्यूमर हो जाता है तो कैंसर का रूप नहीं धर पाता, उससे पहले ही व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ध्यान रखिए कि न्यूरॉन सेल्स या न्यूरॉन मतलब दिमाग में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, न्यूरॉन सेल्स में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इस बात की ध्यान रखिए और अपने सर की सुरक्षा हमेशा किया करिए। ठीक है, आशा करते हैं कि ये जो चीज़ें बताई गई हैं आपको ये समझ में आ गई होंगी। अब चूंकि हम इसको बहुत शार्ट तरीके से, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक है, 70S प्रोकैरियोटिक होता है और इसके बाद 80S जो है प्रोकैरियोटिक होता है, ये राइबोसोम का भाग है। तो इन सबको बताना था, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको बताए नहीं है। अगले किसी वीडियो में आपको बता देंगे। आपका कोशिका का चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।